गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सबके लिए हिंदी भाषा का टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। आज की क्लास में हिंदी भाषा की पाठ 5 वर्ण विचार के अंतर्गत व्यंजन टॉपिक लेकर आया हूँ। व्यंजन शब्द जिसको अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहा जाता है, यन संधि के वी और अंजन के योग से बना है। वी का अर्थ होता है विशेष, जबकि अंजन का अर्थ होता है काजल या सुरमा और स्याही। व्यंजन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वर्णमाला, पकवान, प्रकट करना, स्पष्ट करना और निशान या चिन्ह। जो परिभाषा है कुछ इस प्रकार से है कि जिस वर्ण की उच्चारण स्वर की सहायता से होती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन स्वर सहित होते हैं, अर्थात इनका उच्चारण बिना स्वर का नहीं होता है। व्यंजन से स्वर को अलग कर देने पर वे स्वर रहित अर्थात आधा हो जाते हैं। जैसे क से अगर हम अ को अलग करते हैं तो जो मेरे पास बचेगा वो क आधा, जिसको हलंत के रूप में लिखा गया है। यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि जो व्यंजन शब्द है, व्यंजन किसे कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछ ले तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस वर्ण की उच्चारण स्वर की सहायता से हो, यानी बिना स्वर की सहायता के बिना जिसको हम नहीं बोल पाते हैं उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के बारे में आपने दो बात को भी सीखा है कि व्यंजन स्वर सहित होते हैं। स्वर सहित कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी इनका उच्चारण होगा तो इनके साथ स्वर भी बोला जाएगा। अगर स्वर इनसे अलग कर दी जाए तो ये अपने आप में आधा हो जाते हैं, जिसे मैं हलंत के रूप में लिखता हूँ। जिसे क आप देख सकते हैं, क हलंत जोड़ अ को अलग करने से ये अपने आप में क्या हो गए, आधा हो गए। अब देखिएगा, व्यंजन वर्णों की जो संख्या है वो कुल 33 है। बहुत स्पष्ट याद रखिएगा कि व्यंजन वर्णों की जो कुल संख्या है वो 33 है। अब देखिए, जो 33 है वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे देखिए, क, ख, ग, घ, अंग, जिसको हम कवर कर रहे हैं, इनकी संख्या 5 है। च, छ, ज, झ, इया, जिसको हम चवर कर रहे हैं, इनकी संख्या भी 5 है। ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य न, ट्वर्ग हुआ, इनकी भी संख्या 5 है। त, थ, द, ध, दंत न, जिसको त्वर्ग कहा जाता है, इनकी संख्या 5। प, फ, ब, भ, म, त्वर्ग हुआ, इनकी संख्या 5 है। अब देखिएगा, य, र, ल, व, जिसको अंतस्थ कहा जाता है, संख्या इनकी 4 है। तलाभिष, मूर्धन्य, दंस और ह, जो इसको हम उस वर्ण कहते हैं, इनकी संख्या 4 है। देखिएगा, अगर कंप्लीट इसको जोड़ा जाए, कंप्लीट ऐड कीजिएगा तो आपके पास जो उत्तर आ पाता है वो कितना आता है, देखिएगा एकदम मात्र 33। इसीलिए कहा गया है कि व्यंजन की कुल संख्या 33 होती है। एकदम आप इसको स्पष्ट रूप से याद कर लेंगे। आइए अब आगे देखते हैं व्यंजन का वर्गीकरण। व्यंजन का वर्गीकरण मतलब भेद। देखिएगा, व्यंजन का जो है करण हम लोग कई बार करते हैं, जिसमें मैं लिखा हूँ व्यंजन का पहला वर्गीकरण अध्ययन की सरलता के आधार पर किया गया है और बताया गया है
कि व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। वर्गीय व्यंजन जिसकी संख्या 25 है, अंतस्थ व्यंजन जिसकी संख्या 4 है, और ऊष्म व्यंजन जिसकी संख्या भी 4 है। कुल मिला के 33 हो गया। तो व्यंजन का पहला वर्गीकरण कहा जाए तो 3 प्रकार के हो गया, वर्गीय, अंतस्थ और ऊष्म। अब देखिएगा व्यंजन का दूसरा वर्गीकरण कंपन या घोष के आधार पर, कंपन या घोष के आधार पर दिखेगा। जो पहला है अघोष वर्ण और दूसरा सघोष वर्ण। तीसरा देखिएगा व्यंजन का तीसरा वर्गीकरण कहा गया है प्राण वायु के आधार पर, यानी बोलते वक्त मुंह से निकली हवा के आधार पर। अगर देखा जाए तो जो प्राण वायु के आधार पर देखा गया है तो अल्प प्राण जो है वो आपको और महाप्राण, ये 2 भेद बन जाते हैं। मतलब व्यंजन का तीसरा वर्गीकरण जो है वो 2 प्रकार के है, प्राण वायु आधार पर है। पहला दिखेगा अल्प प्राण और दूसरा दिखेगा महाप्राण। अब आइए अब देखते हैं व्यंजन का तीसरा वर्गीकरण प्राण वायु के आधार पर है। मतलब बोलते वक्त हमारे मुंह से, आपके मुंह से कितनी हवा निकली उसके आधार पर देखा गया है। तो जो व्यंजन वर्ण है वो सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में कम हवा निकलती है, जबकि महाप्राण में उसके तुलना, उसके बनिस्पत कुछ ज़्यादा हवा निकलती है। अब आइए एक एक करके सारी बातों को अच्छी तरीका से सुने और समझें। व्यंजन की पहली वर्गीकरण को स्पष्ट करें। देखिएगा व्यंजन की पहली वर्गीकरण अभी आपने जस्ट देखा है और समझा भी है कि जो व्यंजन है वो 3 प्रकार के हैं, वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन के बारे में स्पष्ट कहा गया है, इसको हम लोग स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। खास वर्ग के वर्गीकृत वर्ण, मतलब ये जो वर्ण है किसी न किसी विशेष वर्ग में विभक्त है, इसीलिए इसको हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, इनकी संख्या भले ही 5 है लेकिन कंप्लीट ये पांचों एक वर्ग में आते हैं जिसको हम क वर्ग कहते हैं और इनकी संख्या 5 है। एक विशेष वर्ग हो गया क वर्ग, इसीलिए इसको हम लोग वर्गीय व्यंजन भी नाम दे रहे हैं। च, छ, ज, झ, इया, जिसको हम चवर्ग कह दिए, इनकी संख्या भी 5 है। ट, ठ, ड, ढ, मूर्धनी न, इसको टवर्ग कहा गया, इनकी भी संख्या 5 है। अब देखिएगा आगे त, थ, द, ध, दंतना, तवर्ग है, इनकी संख्या 5 है। प, फ, ब, भ, म, ये पवर्ग कहलाते हैं और इनकी संख्या 5 है। आप कंप्लीट देख सकते हैं कि जो वर्गीय व्यंजन हमारे हैं उनकी संख्या 25 हो गई। अब आइए अंतस्थ व्यंजन देखिएगा। अंतस्थ व्यंजन देखिएगा, य, र, ल, व, इनकी संख्या 4 है, जिसमें हम य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। अब देखिएगा अंतस्थ जो शब्द है इसका क्या मतलब है और हम इसको अंतस्थ व्यंजन क्यों कह रहे हैं, हल्का आप लोग समझें और जानें। देखिएगा जो अंतस्थ शब्द है वो अंत और अस्थ से बना है। अंत माने भीतर और अस्थ माने निवास। इसका मतलब ये हुआ भीतर निवास, लेकिन किसका भीतर? देखिएगा स्वर
और व्यंजन दोनों के बीच में, कहने का मतलब दोनों के जैसा गुण रखना ही आपको अंतस्थ कहलाता है। य व र ल ऐसे वर्ण हैं जो दोनों तरह का गुण रखते हैं, स्वर का भी और व्यंजन का। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतस्थ कहते हैं। और देखिए क्या लिखता है कि ये चारों पूर्ण रूप से न तो स्वर है और न ही व्यंजन है। कहने का मतलब दोनों के जैसा व्यवहारित होते हैं। आप देखेंगे यहाँ एक एक करके, ई और अ यह बना। देखिए यह जो वर्ण है इसमें जो जो मिले हुए हैं हर्षई और मतलब दोनों स्वर हैं, लेकिन यह आपको स्वर नहीं है। दोनों स्वर मिल के यह का निर्माण किए, जबकि यह व्यंजन हो रहा है और इसको बनाने वाले जो हैं वो स्वर हैं। इसीलिए इसको हम कंप्लीट स्वर नहीं कह पा रहे हैं, न ही व्यंजन कह पा रहे हैं। इस स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है, अर्थात अंतस्थ है। जो बीच की कड़ी होता है, मध्य में होता है, उसी को अंतस्थ कहा गया। तो ये चारों वर्ण जो है स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अंतस्थ व्यंजन कह पा रहे हैं। अब देखिएगा आगे और समझिए, ठीक से समझिए, कहीं दिक्कत न लगे आप लोग को, आसानी से जानिएगा। देखिए हर्षई और अ, देखिए यह बन गया, उ और अ वह बना हुआ है, री और अ र बना, री और अ आपको ल बना। ये देखिए ये चारों व्यंजन है, लेकिन आप गौर करेंगे देखेंगे कि जो निर्माण करने वाले हैं वो सब क्या है, स्वर हैं। जबकि जब दोनों स्वर हैं तो सर जब बना तो ये व्यंजन कैसे बना, स्वर क्यों नहीं बना? तो भाई स्वर का तो गुण इसमें आ ही गया, इसीलिए इसको हम लोग अंतस्थ भी कहे। हल्का और समझिए आप लोग, और डिटेल्स देखें कि क्या मीनिंग इसके, कैसे इसको हम लोग समझ पाए। जैसे देखिएगा, मैं लिखा अस्थाई और ये लिखा अस्थाई, दोनों का मीनिंग एक है। लेकिन देखिएगा जो यह है इसमें आधा स्वर और आधा व्यंजन है, जबकि जो दीर्घई है ये पूर्ण स्वर है। व्यंजन की स्थिति में स्वर की मदद, जो आधा स्वर है अभी व्यंजन की स्थिति में ये किससे बुला रहे, इसमें स्वर की मदद ली जा रही है। अब यह भी इसमें है लेकिन इसमें ई शामिल हो जा रहा है। तो आप देखेंगे, थोड़ा सा और समझिए, इसको डिटेल्स देख लीजिए, अच्छा लगेगा, तब समझ आपको आना चाहिए अच्छी तरीक़ा से। देखिए लिखता है किए गए, किए गए और किए गए, दोनों का मीनिंग एक है, उच्चारित एक तरह की हो रहा है, लेकिन जो ए लगा हुआ है ये पूर्ण स्वर है और यहाँ पर यह एक का जो लगा हुआ है आधा व्यंजन है और आधा स्वर है। बस इसीलिए जो यह है, र है, ल और व है, ये अंतस्थ कहे जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह र ल व ही एक ऐसे वर्ण है जिसको हम स्वर के साथ प्रयोग कर पाते हैं और स्वर का भी रूप में प्रयोग करते हैं, स्वर के साथ भी प्रयोग करते हैं और स्वर के रूप में भी प्रयोग करते हैं। अर्थात इनका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों के साथ होता है, दोनों के जैसा होता है, इसलिए इसको हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। एकदम आप स्पष्ट याद कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एक दो बार वीडियो को घुमा के देख लें, आपको स्वतः याद हो जाएगा। अब देखिएगा, अब आइए देखते हैं उसमें व्यंजन कितना आसान होगा कि इनकी संख्या देखिए 4 दिख रहा है। कौन कौन भाई? तालब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। इन चारों वर्णों के उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म हवा निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। मुख से गर्म हवा निकलने के कारण ही इनको हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी उच्चारण में श्वास की, सांस की प्रबलता रहती है। एकदम आसान है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आराम से नोट्स बना लें और एक एक करके टॉपिक को पूरा करें। अब आइए आगे देखते हैं। व्यंजन का दूसरा वर्गीकरण कितना आसान होगा कि व्यंजन का दूसरा वर्गीकरण
कंपन या घोष के आधार पर है, जिसको कहा गया कि दो प्रकार के होते हैं, अघोष वर्ण और घोष वर्ण। अब एक एक करके देखिएगा। अघोष वर्ण, अघोष जो शब्द है वो बना है अ जोड़ घोष से। अ का मतलब नहीं और घोष का मतलब कंपन। कितना आसान होगा इस चीज को समझने में। आप देख सकते हैं कि वर्ण जो बिना कंपन के उच्चारित होते हैं उसको हम लोग अघोष वर्ण कहते हैं। अगर देखा जाए प्रत्येक वर्गीय व्यंजन में पहला एवं दूसरा वर्ण एवं तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स अघोष वर्ण कहलाता है। अगर आप इसको याद करना चाहेंगे तो मात्र कि पहला और दूसरा प्रत्येक वर्ग का, और साथ में देखिएगा तालव्य स है, मूर्धन्य स है और दंत स है। ये तीन ऐसे हैं, दंत स सिर्फ है, दंत स है। ये तीन ऐसे वर्ण हैं जो आपको अघोष वर्ण है, और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा आपको पता होगा। टोटल वर्ग 5 होते हैं, तो 5 दूनी 10 और तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स मिला करके 3 हुए। टोटल जोड़ दीजिएगा तो आपको 13 वर्ण जो है अघोष वर्ण है। फिर भी मैं आपको आइए एक एक करके लिख के बता दूं ताकि आप इसको अच्छे तरीका से समझ सकें और आपको दिक्कत नहीं हो। देखिएगा, क ख मतलब पहला और दूसरा, ये दो हो गए। च छ, ट ठ, त थ, प फ, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स। कुल मिला के जोड़िएगा तो आपको 13 आ जाएंगे। ये 13 वर्ण जो है वो अघोष वर्ण है। अब आइए हम लोग देखेंगे सघोष वर्ण को। देखिएगा, जो सघोष शब्द है वो स और घोष से मिलकर के बना है। स का अर्थ होता है सहित या साथ, जबकि घोष का अर्थ होता है कंपन, मतलब कंपन के साथ। वर्ण जो कंपन के साथ बोले जाते हैं उसे सघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है वो सघोष वर्ण है। साथ ही य, र, ल और व जो अंतस्थ है चारों, ये आपको जो है सघोष वर्ण है। अब कितना आसान होगी, एक एक करके आप देख लीजिए ताकि आपको दिक्कत न लगे याद करने में, समझने जानने में, आप संख्या जानने में भी। देखिएगा लिखा हुआ है क ख, जो आपको पहला और दूसरा थे, जिसको हम लोग क्या कहे थे, अघोष कहे थे। लेकिन बच्चों यहाँ देखिएगा ग, घ, अंग, इसका मतलब हुआ कि तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण ये क्या है, सघोष है। उसी प्रकार से ज, झ, इया ये भी 3 है। ड, ढ, मूर्धनि न ये भी 3 है। द, ध, दंत न ये भी 3 है। ब, भ, म 3 और य, र, ल, व और ह, इनकी संख्या 5 है। तो सब मिला के अगर देखा जाए तो टोटल 20 वर्ण होते हैं जो आपको क्या कहलाएंगे, सघोष वर्ण। अब हल्का सा समझने का प्रयास कीजिएगा एकदम आसान तरीका से। अघोष वर्ण कहने जब हो गया, समझ गए कि अघोष वर्ण जो 13 है और सघोष कितने हैं, 20 हैं। लेकिन अगर तब पूछा जाएगा कुल अघोष वर्ण तो वो तो 13 होगा, लेकिन जब सघोष की बात होगा तो 20 तो होगा ही होगा। आपको पिछले क्लास में बता रखा था कि जो मेरा स्वर थे वो सारे के सारे सघोष थे, तब 20 और 11 टोटल हो जाएंगे 31। नोट लिखा हूं क्योंकि सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सघोष वर्ण तो आपको बोलना होगा 31, लेकिन सघोष व्यंजन बोलेगा तो 20 बोलिएगा, सघोष स्वर बोलेगा तो 11 बोलिएगा।
बिल्कुल आप याद कर ले बहुत अच्छे तरीक़ा से। जैसे कुल सघोष, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, आप कभी याद कर ले अच्छे तरीक़ा से। अगर कुल सघोष कहता है, कुल सघोष कहेगा तो आपको कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। लेकिन अगर सघोष स्वर कह देगा तो आप 11 कर लेंगे। अब अगर सघोष व्यंजन कह देगा तो आप 20 कर लेंगे। आपको जरूर इस चीज़ को दिमाग में होना चाहिए कि कैसे संख्या बल में ही बटा हुआ है। चलिए आगे देखिए। व्यंजन का तीसरा वर्गीकरण और अंतिम बाबू। व्यंजन का तीसरा वर्गीकरण कहता है कि प्राण वायु मतलब मुंह से निकली हवा के आधार पर दो प्रकार के हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखिएगा दोनों को अच्छे तरीक़ा से। अल्प प्राण जो शब्द है वो अल्प और जोड़ प्राण से बना है। अल्प माने कम होता है, प्राण मतलब हवा। देखिए जिस वर्ण के उच्चारण में, हल्का सा बड़ा हो गया, छोटा कर ले देखिएगा, चलिए आ जाएगा। जिस वर्ण के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकलती है उसे अल्प प्राण वर्ण कहते हैं या अल्प प्राण वर्ण कहलाती है। लेकिन देखिएगा प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा मतलब विषम संख्या में कहिएगा और सभी अंतस्थ अल्प प्राण वर्ण है। एकदम आसान है, कहीं कोई टफ नहीं। एक एक का शब्द देख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए कौन कौन है, कैसे याद किया गया है अल्प प्राण के लिए। देखिएगा पहला, तीसरा और पांचवा मतलब क, ग और अंगा, ये 3 हो जाएंगे। च, ज और इया, ये भी 3 हो जाएंगे। ट, ड, मूर्धन्य न, ये भी 3 है। त, थ, थ बचो नहीं, द, त, द, दंत न, ये भी 3 है। प, ब और म। बस आप इतने याद रखिएगा, 1, 3, 5। ये जो वर्ण है उस सबके सब क्या है, अल्प प्राण है। अब सबको जोड़ा जाएगा, फिर देखिएगा य, र, ल, व जो अंतस्थ हैं ये भी अल्प प्राण के श्रेणी में है, यानी 4 हो गए। प्रत्येक वर्ग का 3 3, तो कुल वर्ग 5, तो 5 तिया 15 और अंतिम में 4, कितना हो गए, 19 हो गए। अब आप यहाँ से आसानी से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। नोट लिखा हुआ है कि सभी स्वर भी अल्प प्राण होते थे। अगर कहीं कल के गए पूछ लेगा कि कुल अल्प प्राण वर्ण कितने होते हैं तो आपको 19 जोड़ 11 इक्वल आपको 30 बोलना पड़ेगा। फिर समझिए एक बार, अगर कुल अल्प प्राण कहता है तो आपको 30 बोलना होगा, लेकिन अल्प प्राण स्वर कहेगा तो आपको 11 लिखना होगा। अल्प प्राण व्यंजन कहेगा तो आपको 19 कहना होगा। और अल्प प्राण कुल कहेगा तो आपको कितना करना होगा, 30 करना होगा। जरूर आप इस चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिएगा महाप्राण, जिस वर्ण के उच्चारण में मुंह से कुछ अधिक हवा निकलती है, कुछ मतलब अल्प प्राण से कुछ ज़्यादा, उसको हम महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा उस एवं उष्म वर्ण महाप्राण है। हाँ, महाप्राण का अब शाब्दिक अर्थ जानना चाहेंगे, देखिएगा तो महा जोड़ प्राण, महा मतलब अधिक और प्राण मतलब हवा। बस हवा जहाँ अधिक निकलेगा वो महाप्राण कहलाएगा। आइए हम एक एक करके महाप्राण को भी देख लें, कहीं से दिक्कत नहीं चाहिए। आइए देखते हैं। जो महाप्राण है वो दूसरा है और चौथा। अल्प प्राण जो है, अल्प प्राण अगर हम बात करेंगे अल्प प्राण की तो अल्प प्राण कौन कौन है भाई, देखिएगा। अब हम एक एक करके महाप्राण को देख लें। देखिएगा आपको पता है कि अल्प प्राण में 1, 3 और 5 मतलब पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। लेकिन महाप्राण में दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण प्रत्येक वर्ग का। आप आराम से देख लीजिएगा कि
ख घ, एक ख जो 2 नंबर में है और घ कितना है 4 में। इसी प्रकार से सभी का आप लिख लें। छ छ झ दू, ठ और ढ ये भी 2 है, थ और ध ये भी 2 है, फ और भ 2, तालब स, धन स, दन स, ह उस वन। यानी देखा जाएगा तो प्रत्येक वर्ग का 2 2 यानी 5 वर्ग है तो 5 दूनी 10 और उस वर्ण 4 14। तो कुल जो मेरा वर्ण हो गए वो कितना हो गए 14 हो गए, जिसको महाप्राण हम लोग कह पा रहे हैं। अब आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, अगर कल के पूछ लेगा कि अल्प प्राण वर्ण कुल कितना होते हैं तो आप 30 बोल लीजिए, और महाप्राण कुल कितना होते हैं तो आप कितना बोलेंगे मात्र 14 बोल लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों आपने अंतिम तक इस वीडियो को देखा है, समझा है, और मेरा विश्वास है कि आप लोग नोट बनाते आए होंगे। इसको नोट कर लीजिए। मैं हिंदी भाषा की कंप्लीट टॉपिक कराने जा रहा हूँ। आप धैर्य बना करके एक एक करके वीडियो को देखते रहें, नोट बनाते रहें। अगर अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। चलिए, पूरा कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप सब लोग को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको बता दें, सभी लोगों को आज दीपावली महापर्व के शुभ अवसर पे मेरे ओर से आप सभी लोग को हार्दिक हार्दिक बधाई और इसी शुभकामना के साथ कि आपकी जीवन उज्जवल हो, बिल्कुल प्रकाशमयी हो, आप जीवन में आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल। ओके।